हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उस जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो मैं कोई भी डालूंगा वो सीधे आप तक पहुँचेगा और हर वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो कुछ मेंबरशिप के ऑप्शंस भी हैं आपके पास, आप चाहो तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप चाहो तो ज्वाइन भी मुझे कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीज़ा गाइड चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा स्पेन के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था स्पेन के रेजिडेंस परमिट कैसे लें, यूरोपियन यूनियन में कौन सी कंट्री सही रहेगा जहां पर इजीली आसानी के साथ में जो वीज़ा है वो मिल जाए, रेजिडेंस परमिट आसानी के साथ मिल जाए और आसानी के साथ वहां पर जाया जा सके रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पेन में नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के बारे में बताऊँगा और बताऊंगा कैसे आप रेसिडेंस परमिट, नॉन लुक्रेटिव रेसिडेंस परमिट आप कैसे ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से आप इस रेसिडेंस परमिट को ले सकते हैं। इसका नाम है स्पेनिश नॉन लुक्रेटिव वीज़ा और रेसिडेंस परमिट। तो इसको कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इस रेसिडेंस परमिट में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और बहुत ही ईज़िली, बहुत ही जल्दी ये मिल भी जाता है। और ये अगर आपको यूरोप में बसना है, यूरोप में अगर आपको जाना है, रहना है वहाँ पे, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ऑपरेटिव नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आप कर सकते हो। तो कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, वीज़ा है इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या चीज़ में कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस वीज़ा के ज़रिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप बुला सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्पेन में किसी भी कंपनी में, वहाँ की किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, किसी भी कंपनी में, स्पेनिश कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हैं। फॉरेन कंपनी में आप काम कर सकते हैं लेकिन स्पेन की जो कंपनी है उसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। इस रेसिडेंस परमिट से आपको बेनिफिट ये है कि आप यूरोप में और भी देश जो हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं घूमने के लिए, काम करने के लिए नहीं। तो ये जो बेसिकली ये जो वीज़ा है, ये जो रेसिडेंस परमिट है, इसमें आप केवल स्पेन में आप रह सकते हो। आप चाहो तो दूसरे स्पेन से आप पुर्तगाल या फिर किसी और कंट्री में आप जाके घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ये जो रेसिडेंस परमिट आपको मिलेगा, ये रेसिडेंस परमिट आपका 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद ये आपका 2 साल के लिए हो जाएगा। आप अगर 5 साल तक तरीके से आप स्पेन में रहते हो, 5 साल तक आप सही से रहते हो और आपके पास ये रेसिडेंस परमिट है, तो उसके बाद अब 5 साल आप रह रहे हो, उसके बाद आप काम भी कर सकते हो, आपको परमानेंट रेसिडेंस भी मिल जाएगा और आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, सिटीजनशिप के लिए भी एप्लीकेशन आप कर सकते हो। तो फिलहाल आपको 1 साल का मिलेगा, उसका आपका रिन्यूअल हो जाएगा 2 साल के लिए। फिर अगर आप इससे ज़्यादा रहते हो, 5 साल तक आप रहते हो, तो आपको ये जो रेसिडेंस वीज़ा है इसमें आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेनिफिट आप मिलेगा। आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, आपको परमानेंट रेसिडेंस के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस वीज़ा में जो ख़ास बात ये है, आप चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो स्पेन में, आप चाहो तो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो और आप चाहो तो वहाँ पे कंपनी खोल सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे कंपनी भी अपना लगा सकते हो और बिज़नेस भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया कि आप इस रेसिडेंस परमिट के ज़रिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, कि इस रेसिडेंस परमिट को आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, ये भी मैं आपसे बताता हूँ। तो अगर आपका जो एनुअल इनकम है, अगर आपका एनुअल इनकम है वो इनफ है परमिट के लिए, तो क्या है, ये भी मैं आपसे बताता हूँ। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 26,000 यूरो पर ईयर अगर आप कमाते हो और तो आप इस रेसिडेंस परमिट के लिए आप एलिजिबल हो। तो अगर आपकी जो इनकम है, ईयरली इनकम है 26,000 यूरो, इसको आप कलेक्ट कर सकते हो और इसको आप देख सकते हो इंडियन रुपीज़ में कितना हुआ। तो अगर आपकी जो इनकम है वो 26,000 यूरो से ज़्यादा है, अगर इंडियन करेंसी में इसकी बात की जाए, तो आपकी इनकम जो है वो 22 से 23 लाख रुपए साल है, तो आप इस कैटेगरी के रेसिडेंस परमिट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और
आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, तो ये रेसिडेंस परमिट आपको मिल जाएगा। तो इतना होना चाहिए। अगर आपके साथ में अगर आपका कोई डिपेंडेंट है या फिर आपके साथ फैमिली में कोई और है, तो आपके पास तो 7,000 यूरो आप एक्स्ट्रा उस पर जोड़ दीजिए। तो इतना होने के बाद ये प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा भी आपके अकाउंट में, अगर इससे ज़्यादा भी आपके पास है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा भी आपकी जो एनुअल इनकम है इससे ज़्यादा है, तो और भी आसानी के साथ में आप रेसिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जो मेन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मेन जो रेसिडेंस परमिट है वो आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। अगर आपको इस रेसिडेंस परमिट को एप्लीकेशन करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रेसिडेंस परमिट को आपको एप्लीकेशन करना है तो इनका जो नेशनल वीज़ा फॉर्म है इसको आपको एप्लीकेशन करना है। फॉर्म नंबर है EX01, ये आपको एप्लीकेशन करना है। और प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए स्पेनिश कंपनी के द्वारा ही। आप जो भी इंश्योरेंस लें वो स्पेनिश कंपनी के ज़रिए ही आप लीजिएगा, क्योंकि वही यहाँ पर लगेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, गवर्नमेंट का जो लाभ है स्पेन में, वो आप इस रेसिडेंस वीज़ा पे आप नहीं ले सकते हैं और वहाँ पे आप काम भी नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आप वहाँ पे जाकर रह सकते हैं। अगर आपको यूरोप में रहना है, यूरोप में घूमना है, तो आप इस रेसिडेंस परमिट को आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका बैंक सर्टिफिकेट हो गया। बैंक सर्टिफिकेट में जो डिपॉजिट है वो आपको दिखाना होगा। €26,000 ईयरली जो आपका इनकम है, एनुअल जो आपका इनकम है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, इसको भी आपको लगाना है। और ये सबसे मेन है, मेन रिक्वायरमेंट जो है वो यही है। आपका 2 फोटोग्राफ लगेगा जिसका जो साइज़ है 3.4 वाइट बैकग्राउंड के साथ में, इसको आप लगा सकते हो। और जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपका लगेगा और वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। 6 मंथ तक उसमें वैलिडिटी बचना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन करिए। तो उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड PCC भी आपका लगेगा। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपने कहीं भी धोखाधड़ी या फिर आपने कुछ किया है तो अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो ये वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पेपर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर भी इस रेसिडेंस परमिट में आप लगा सकते हैं और ये भी आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नहीं मांगा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो बहुत मेन डॉक्यूमेंट्स आप मांगा है। तो एक बार मैं फिर से आपको नोट करा देता हूँ। नेशनल वीज़ा फॉर्म नंबर EX01, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस आपका लगेगा, वो भी स्पेनिश कंपनी के द्वारा, स्पेनिश कंपनी से अप्रूव्ड ही मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर लगेगा। और बैंक सर्टिफिकेट जिस पर 26,000 यूरो आपका एनुअली जो इनकम आता है वो आपको शो करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास है, अगर आपके पास 30,000 यूरो, 50,000 यूरो अगर आपकी इनकम है एनुअल में, तो आपको और भी बेनिफिट है। आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर इतना आपका इनकम है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका लगेगा। तो ये हो गया आपका नॉन लुक्रेटिव वीज़ा, इसको आप ले सकते हो। स्पेन में रहने के लिए बहुत ही सही वीज़ा है। और इसमें अगर आप रहते हो तो 1 साल के लिए आपको मिलेगा। और 1 साल जब आपका पूरा हो जाता है तो इसको अगर आप सही से रह रहे हो, लीगल तरीके से रह रहे हो, तो आप इस वीज़ा को आप रिन्यूअल भी करा सकते हो। और जब आप रिन्यूअल कराओगे तो आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप 5 साल तक स्पेन में सही तरीके से रहते हो, आप लीगल तरीके से रहते हो, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपने वहाँ पे कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं किया है, आप शांति से आप वहाँ पर रह रहे हैं, और तो आप 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सिटीजनशिप या फिर आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रह सकते हैं। और जो सबसे प्लस बेनिफिट ये है, अगर आपके पास ये रेसिडेंस परमिट मिल जाता है, अगर आप एक ट्रैवलर हो, अगर आप घूमना चाहते हो,
पूरे यूरोप में। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप इस रेसिडेंस परमिट के ज़रिए आप यूरोपियन यूनियन में जो भी देश हैं वहाँ पर आप जाके घूम सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो। तो इस रेसिडेंस परमिट अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, कई बेनिफिट्स हैं अगर आपको ये रेसिडेंस परमिट मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि यूरोप में किसी ऐसे कंट्री के बारे में बताइए जहाँ का रेसिडेंस परमिट कम इन्वेस्टमेंट में मिल जाता हो और सही हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको काम नहीं करना है, अगर आपको खाली वहाँ पे जाके घूमना है, रहना है, एक्सप्लोर करना है, तो ये रेसिडेंस परमिट आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इस रेसिडेंस के परमिट के ज़रिए आप स्पेन में रह सकते हो और ये सबसे बेस्ट है। और भी ऐसे तमाम अपडेट हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।